हेलो फ्रेंड्स, द वांटेड गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार इस्तकबाल है, स्वागत है। शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले लाखों दोस्तों के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के दिमागों में शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे सवालात अभी भी घूम रहे हैं। आप लोग मुझसे सवालात करते हो, मैं उसका जवाब देने की कोशिश भी करता हूँ। लेकिन आज दोस्तों पवित्र पोर्टल के ऊपर ऑफिशियली आप लोगों के दिमागों में जो कुछ सवालात चल रहे हैं उनके जवाब ऑफिशियली पवित्र पोर्टल के ऊपर आज अपलोड कर दिए गए हैं, जिनके अंदर बहुत सारे सवालात हैं। जिनमें से आप लोगों को पता है टीईटी का मसला कि सेकंड टीईटी पास वाले जो कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो कहाँ पर अप्लीकेबल रहेंगे, इसका जवाब आप लोगों को आज दे दिया गया है। साथ ही साथ बहुत सारे सवालात पसंदी क्रम को लेकर है, कास्ट को लेकर है, आपका मेरिट किस तरह से लगेगा, आप लोगों को आगे अपॉइंटमेंट किस तरह से मिलेगी, फिर आप लोगों को अगर EWS में जाना है तो आप लोग किस तरह से जा सकते हो। बहुत सारे सवालात जो कि बहुत अहमियत रखते हैं, जिसका शुमार हम लोगों को आगे शिक्षक भर्ती में देखने को मिलेगा। इन सारे सवालात के जवाब दोस्तों पवित्र पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। उन्हीं सवालात के ऊपर हम लोग आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप लोगों के लिए ये सवालात बहुत अहमियत रखते हैं। शिक्षक भर्ती कब होंगी, कैसे होंगी, कब तक होंगी, ये सारे सवालात दोस्तों आप लोगों को बहुत जल्द इनके भी जवाब मिल जाएंगे। लेकिन जो कुछ टेक्निकली बातें हैं उन सारी टेक्निकली बातों को उनका सॉल्यूशन देखने के लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाली है। आप लोगों की बहुत सारी शंकाएं इस वीडियो के ज़रिए से क्लियर हो जाएगी, जो कि खुद पवित्र पोर्टल ने हमको दिखाई है कि इस तरह से हम लोग इस भर्ती को आगे करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों और अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसको डबल से सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। इसी तरह के अपडेट्स दोस्तों आप लोगों को मैं हमेशा देते रहता हूँ। आज की अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिए। मैं हूँ आजम शेख, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पवित्र पोर्टल के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स आए हैं वो कुल मिलाकर 15 है, जिनके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा म्हणजे कोणत्या शाळा आहेत। मतलब है कि स्थानिक स्वराज्य संस्था के स्कूल मतलब कौन से स्कूल है, जिसका उत्तर यहाँ दिया गया है जिल्हा परिषद, महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद, कटक मंडळ या व्यवस्थापनामार्फत चालविलेल्या शाळा म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा। मतलब ये कि ऐसे स्कूल जो गवर्नमेंट के थ्रू से चलते हैं, लोकल बॉडी के स्कूल्स हैं, वो स्कूल स्थानिक स्वराज्य संस्था के स्कूल कहलाते हैं। ये शायद आप लोगों को पता ही है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ये है स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील रिक्त पदे कशी भरण्यात येणार आहे। मतलब ये कि लोकल बॉडी के जितने भी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स हैं, वहाँ पर जो जगह भरी जाएंगी वो किस तरह से भरी जाएंगी। तो उसका उत्तर दोस्तों यहाँ दिया गया है स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील रिक्त पदे केवळ अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी टेट परीक्षेतील गुणांच्या आधारे निवड होणार आहेत। त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत मुलाकात होणार नहीं। मतलब ये कि गवर्नमेंट के जितने स्कूल्स हैं वहाँ पर जो भर्ती की जाएगी वो सिर्फ अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाचनी मतलब टेट एग्ज़ाम उसके मार्क्स के हिसाब से इन स्कूल्स के अंदर भर्ती की जाएगी। वहाँ पर मुलाकात इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीईटी पेपर सेकंड उत्तीर्ण असणारे उमेदवार इयत्ता 1ली ते 5वी आणि इयत्ता 6वी ते 8वीसाठी अर्ज करू शकतात काय। मतलब ये कि इयत्ता 1ली से 5वीं के लिए और इयत्ता 6वीं से 8वीं के लिए सेकंड टीईटी के उम्मीदवार अर्ज कर सकते हैं क्या। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा है, जिसका जवाब यहाँ पे ऑफिशियली दे दिया गया है होय। मतलब हाँ, 1ली से 5वीं के लिए और 6ठी से 8वीं के लिए टीटी पेपर सेकंड पास किए हुए उम्मीदवार अप्लीकेबल रहने वाले हैं, जिसका शासन निर्णय यहाँ दिया गया है दिनांक 3/12/2014 अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पेपर सेकंड उत्तीर्ण असणारे उमेदवार डीएड उत्तीर्ण असतील तर दोन्ही गटातील पदासाठी पात्र आहेत। एक दूसरी शर्त यहाँ दी गई है कि उन्होंने डीएड करना कंपलसरी है। अगर सेकंड टीईटी पास है और डीएड किए हुए हैं तो 1st to 5th और 6th to 8 दोनों कैटेगरीज़ के लिए ये कैंडिडेट अप्लीकेबल रहेंगे। ये सवाल दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का था, जिसका ऑफिशियली जवाब आज पवित्र पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। चौथा क्वेश्चन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमिक शाळांमध्ये इयत्ता 9वी ते इयत्ता 10वीसाठी इंग्रजी विषयाच्या जागा असणार आहेत काय। मतलब ये कि लोकल बॉडी के जितने भी स्कूल्स होंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स, वहाँ पर 9वीं से 10वीं के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जगह रहेंगी क्या। जिसका आंसर भी दोस्तों दिया गया होय।
सविस्तर तपशिलासाठी जाहिरात पाहाव्यात। मतलब ये कि 9वीं से 10वीं के लिए लोकल बॉडी की स्कूल्स में जगह रहने वाली है, जिसके लिए आप लोगों को टोटल डिटेल जाहिरात के अंदर देखने को मिल सकती है। जाहिरात आप लोग देख सकते हो। 5वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ दिया गया, इयत्ता 6वी ते इयत्ता 8वीसाठी विषय शिक्षक भरती विषयनुसार येणार काय। मतलब ये 6ठी से 8वीं के लिए जो शिक्षक भर्ती होंगी वो सब्जेक्ट वाइज होंगी या किस तरह से होंगी, जिसका आंसर यहाँ दिया गया है। शासन निर्णय दिनांक 7/2/2019 व दिनांक 25/2/2019, इस तरह से 2 GR के यहाँ पर डेट दिए गए हैं। इन दोनों GR के मुताबिक विषय निहाय पद भर्ती होणार आहे। मतलब ये 6 to 8 के लिए आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज सिलेक्शन मिलने वाला है, सब्जेक्ट वाइज अपॉइंटमेंट मिलने वाला है। 6ठा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ दिया गया है, इंग्लिश मीडियममधून D.Ed झालेले आहे, मी टेट व TET फर्स्ट पास आहे, मी मराठी माध्यमासाठी फॉर्म भरू शकतो काय। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंग्लिश मीडियम से जिस कैंडिडेट का D.Ed हुआ है और वो मराठी मीडियम से उसने टेट भी पास किया है, TET फर्स्ट भी पास है, क्या वो मराठी मीडियम के लिए अप्लिकेबल रहेगा। तो उसका दोस्तों यहाँ उत्तर दिया गया है, आपल्या शैक्षणिक आहारतेमध्ये मराठी माध्यमातून शिक्षण झालेले असेल तर आपण मराठी माध्यमाच्या जाहिरातीसाठी अर्ज करता येईल। मतलब ये कि अगर आपकी शैक्षणिक आहारता मराठी मीडियम से हुई है, 1st to 10th आपने मराठी मीडियम से किया है, तो आप मराठी मीडियम की स्कूल्स के लिए एप्लीकेबल रहोगे, चाहे आपने D.Ed इंग्लिश मीडियम में किया हो। 7वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ दिया गया है, IM MSc D.Ed एंड B.Ed TET फर्स्ट पास, मी 6 ते 8साठी पात्र आहे काय। मतलब ये कि मेरा MSc B.Ed कंप्लीट है और B.Ed TET फर्स्ट पास है, मैं 6 to 8 के लिए पात्र हूँ क्या, इस तरह से क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका उत्तर दिया गया, TET सेकंड उत्तीर्ण नसल्यामुळे आपण इयत्ता 6वी ते 8वीसाठी पात्र ठरत नहीं। मतलब ये कि TET सेकंड पास वाले उम्मीदवार 1st to 5th के लिए अप्लीकेबल है, लेकिन TET फर्स्ट वाले उम्मीदवार 1st to 5th के लिए अप्लीकेबल, TET फर्स्ट वाले जो उम्मीदवार है वो 6 to 8 के लिए अप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे कि जिस तरह से आप लोग कह रहे थे कि फर्स्ट TET पास वाले उम्मीदवार को 6 to 8 का ऑप्शन मिलना चाहिए, तो उसका जवाब यहाँ दे दिया गया है कि फर्स्ट TET वाले उम्मीदवारों के लिए 6 to 8 में जगह नहीं है, जबकि सेकंड TET वालों के लिए 6 to 8 में भी जगह है और 1st to 5th में भी जगह है। 8वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ दिया गया है, समांतर आरक्षणामध्ये माजी सैनिक व अंशकालीन TET पात्र उम्मीदवार मिळाले नाही तर त्या जागा त्याच कॅटेगरीतील सर्वसाधारणाला मिळतील काय। अगर समांतर आरक्षण में माजी सैनिक व अंशकालीन इस तरह से TET पात्र उम्मीदवार अगर नहीं मिलते हैं तो उसी कैटेगरी में सर्वसाधारण की जगह यहाँ मिलेगी क्या, जिसका जवाब दोस्तों यहाँ दिया गया है, होय। जर त्या प्रवर्गातील समांतर आरक्षणातील उम्मीदवार उपलब्ध झाले नाही तर मेरिटनुसार त्या प्रवर्गातील सर्वसाधारण उम्मीदवारांसाठी उपलब्ध राहतील। मुझे लगता है दोस्तों ये आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर कोई एक कैटेगरी फॉर एग्जांपल NTB के अंदर सर्वसाधारण की भी जगह है, NTB के अंदर माजी सैनिक की भी जगह है, NTB के अंदर अंशकालीन की भी जगह है, वहाँ पर अगर NTB में माजी सैनिक भी नहीं मिलते हैं और अंशकालीन भी नहीं मिलते हैं और उसके अलावा लेडीज़ आरक्षण की जगह भी उसमें है और वो भी नहीं मिलता है, तो NTB में जो सर्वसाधारण में आने वाले कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स के लिए ये जगह खाली रहेगी, उनको इस जगह के ऊपर भर्ती के लिए ऑप्शन मिलेगा। इस तरह से दोस्तों ये सवाल है जिसके हिसाब से आप लोगों को किसी भी कैटेगरी में अगर आप आते हो उस कैटेगरी की अगर आरक्षण की जगह नहीं मिलती है तो सर्वसाधारण की जगह आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। 9वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ दिया गया है, 1ली ते 8वीचे रोस्टर एकच असल्याने 1ली ते 8वीसाठी एंट्री पॉईंट एकच असल्याने B.Ed झालेले विद्यार्थी जिल्हा परिषदेमध्ये 6 ते 8साठी घेण्यात येणार आहे का। मतलब ये 1st to 8 के रोस्टर के हिसाब से 1st to 8 एंट्री पॉइंट रहने की वजह से B.Ed वाले कैंडिडेट 6 to 8 के लिए अप्लीकेबल रहेंगे क्या। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है, जिसका जवाब दोस्तों दिया गया होए, मतलब हाँ आप लोग 1st to 8 एंट्री पॉइंट रहने के बावजूद B.Ed की वजह से आप लोगों को वहाँ पर लिया जा सकता है। आगे दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है, निवड करताना गुणवत्तेनुसार प्राथमिक शिक्षक म्हणून निवड होईल।
मतलब बीएड रहने के बावजूद आपकी जो निवड होगी वो प्राथमिक शिक्षक बोलकर होंगी आणि नियुक्तीनंतर ज्येष्ठतेनुसार मतलब आपकी सर्विस के हिसाब से, आपकी सीनियरिटी के हिसाब से पदवीधर वेतन श्रेणी लागू होईल। मतलब पहले आपका अपॉइंटमेंट एज अ प्राइमरी टीचर किया जाएगा बीएड होने के बावजूद, लेकिन बाद में आप लोगों को सर्विस के आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से पदवीधर की वेतन श्रेणी दी जाएगी। 10वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ दिया गया, BA BEडला 2 विषयात पात्र असणारे उमेदवार दोन्ही विषयासाठी पात्र असतील का? ये भी बहुत लोगों ने मुझसे सवाल किया कि अगर हमारा स्पेशल सब्जेक्ट कोई 2 सब्जेक्ट में हमने स्पेशल BA किया है तो उन दोनों सब्जेक्ट के लिए क्या हम पात्र रहेंगे? तो उसका आंसर यहाँ दिया गया है दोस्तों, पदवी स्तरावर ज्या ज्या विषयात उमेदवार उत्तीर्ण असेल त्या त्या विषयाच्या जाहिरातीनुसार पदासाठी पात्र असणार आहे। मतलब आपने जिस भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, आपके चाहे वो 2 सब्जेक्ट हो 1 सब्जेक्ट हो, उन दोनों स्पेशल सब्जेक्ट के लिए आप पात्र रहोगे। वो सारे वैकेंसीज़ आपको आपके लॉगिन के ऊपर नज़र आएगी। 11वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ है, मी मागासवर्गीय प्रवर्गातील आहे परंतु माझे उत्पन्न 8 लाखापेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे क्रीमी लेयर गटात मोडत नसल्याने नाही असे केले आहे, तर माझा कोणत्या प्रवर्गासाठी विचार होईल? मतलब ये कि मागासवर्गीय में कैंडिडेट होने के बावजूद 8 लाख से ज़्यादा इनकम होने की वजह से क्रीमी लेयर गटात उसको नहीं रखा गया, जिसकी वजह से उसे ओपन के अंदर उसका विचार किया जाएगा क्या? इस तरह का एक क्वेश्चन है। तो जिसका आंसर दोस्तों यहाँ दिया गया कि आपण मागासवर्गीय प्रवर्गातील असलं तरी आपण क्रीमी लेयर गटात मोडत नसल्याने आपणास खुला प्रवर्गातील जागेसाठी विचारात घेतले जाईल। मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपकी कैटेगरी अगर कोई भी हो और उस कैटेगरी का आपको क्रीमी लेयर नहीं मिला है, आप लोगों का उत्पन्न ज़्यादा है, तो आप लोगों को ओपन कास्ट के अंदर, ओपन कैटेगरी के अंदर चांस रहेगा। आपको उस कास्ट की कोई फ़ायदा, उस कास्ट का कोई आपको उपयोग नहीं होगा। 12वां क्वेश्चन यहाँ दिया गया, मी OBC फीमेल उमेदवार असून प्रकल्पग्रस्त आहे तर मला OBC जनरलमधून जाता येईल का? ये भी दोस्तों सेम क्वेश्चन, इससे पहले हमने इस चीज़ के ऊपर डिस्कस की। आपल्या पात्रतेनुसार समांतर आरक्षणमध्ये जागा उपलब्ध असल्यास त्या जागासह OBC जनरल व खुला प्रवर्गातील जागा देखील उपलब्ध होतील। ये चीज़ दोस्तों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को आपकी कास्ट के हिसाब से 2-3 सवालात के जवाब यहाँ दे दिए गए कि आप किसी भी कैटेगरी में अगर आते हो, आपको उस कैटेगरी के अलावा उस कैटेगरी की जनरल कैटेगरी और साथ ही साथ ओपन कैटेगरी, इन सभी कैटेगरी के लिए आपको अप्लीकेबल रखा जाएगा। आपको उन सारे कैटेगरी के पोस्ट आपको दिखने वाले हैं, वैकेंसीज दिखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13वां क्वेश्चन, पवित्र पोर्टलवरून शिक्षक भरतीसाठी SC ST OBC व अन्य प्रवर्गातील उमेदवार खुला गटातून अर्ज करू शकतात काय? ये भी सवाल बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि हम कैटेगरी में आते हैं, कास्ट में आते हैं, कि हम लोग खुले के लिए, ओपन के लिए अप्लीकेबल हैं? तो इसका आंसर यहाँ दे दिया गया दोस्तों, होए। मतलब आप किसी भी कास्ट में आते हो, आप अप्लीकेबल रहोगे ओपन कैटेगरी के लिए। यहाँ पूरे डिटेल में दोस्तों इसके आगे यहाँ पर डिस्कस की गई कि उमेदवारांना प्राधान्यक्रम भरण्यासाठी तो ज्या प्रवर्गातील आहेत त्या प्रवर्गातील आणि खुल्या प्रवर्गाच्या जागा दिसतील, त्यामुळे तो पात्र असणाऱ्या सर्व जागासाठी अर्ज करू शकतो। मतलब आप किसी भी कास्ट में आते हो, आपको ओपन कैटेगरी के लिए जगह दिखाई जाएगी, आप अप्लीकेबल रहोगे और सभी जगह आप ओपन कैटेगरी के लिए अप्लीकेबल रहने वाले हो। दोस्तों 14वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, उम्मीदवाराने प्राधान्यक्रम कसे द्यावेत? आप लोगों को प्राधान्यक्रम किस तरह से देना है, इसका उत्तर दोस्तों डिटेल में यहाँ दिया गया। उम्मीदवाराची शैक्षणिक, व्यावसायिक, ये चीज़ें दोस्तों ध्यान में रखिएगा। शैक्षणिक, व्यावसायिक अर्हता, प्रवर्ग, शिक्षक पात्रता परीक्षा विचारात घेऊन पात्र जागा दिसणार आहे। मतलब जो भी पात्र जगह रहेंगी वो उम्मीदवार को दिखने वाली है। उसके आगे दिया गया उपलब्ध जागा विचारात घेऊन जर आपणास उच्च अर्हतेच्या पदासाठी अर्ज करावयाचे असल्यास त्यानुसार प्रथम उच्च अर्हतेचे प्राधान्यक्रम भरावेत, त्यानंतर उतरत्या क्रमाने प्राधान्यक्रम भरावेत। त्यामुळे आपल्या उच्चतम शैक्षणिक पात्रतेनुसार निवडीसाठी उचित राहील। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों सेंटेंस है। उदाहरण दिया गया आगे, जर उम्मीदवार MSc, MA, MCOM, DED, BEd व TET पास असेल त्यास इयत्ता 1ली ते 12वीपर्यंतच्या सर्व जागा उपलब्ध राहू शकतील।
अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट टू 12 के लिए सभी जगह के लिए एप्लीकेबल है, उसने MSc, MCom, MK, MA, D.Ed, B.Ed और TT सभी डिग्रीज़ लिए हैं और फर्स्ट टू 12 के लिए अगर वो पात्र है तो उसके आगे देखिए, पर्यंतच्या सर्व जागा उपलब्ध राहू शकतील. अशा वेळी उमेदवाराने प्राधान्यक्रम भरताना जर उमेदवाराने इयत्ता 1ली ते 5वी या गटाचा प्रथम प्राधान्यक्रम दिल्यास व त्यानंतर उच्च माध्यमिक किंवा माध्यमिक गटासाठी प्राधान्यक्रम दिला तर या इयत्ता 1ली ते 5वी या गटासाठी जागा उपलब्ध असल्यास प्रथम दिल्यामुळे निवड होऊ शकते आणि उच्च माध्यमिक किंवा माध्यमिक गटासाठी जागा उपलब्ध प्राधान्यक्रम नंतरचा दिल्यामुळे निवड होऊ शकणार नाही. प्राधान्यक्रम भरण्याच्या अधिक तपशीलासाठी लवकरच वीडियो देण्यात येत आहे. बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ क्लियर की गई कि आप लोगों के पास अगर सारे डिग्री अवेलेबल है, आप लोग सभी क्लास के लिए पात्र हो, तो आपने उच्चतम डिग्री उच्चतम क्लास को ध्यान में रखकर प्राधान्यक्रम देना है. यहाँ उसका एग्जाम्पल भी दिया गया है कि अगर आप फर्स्ट टू 12 के लिए एप्लीकेबल हो तो आपने पहले 11 12 के लिए प्राधान्यक्रम देना है, उसके बाद 9 टू 10 के लिए, उसके बाद 6 टू 8 के लिए और फिर उसके बाद फर्स्ट टू 5th के लिए. इस तरह से आपने प्राधान्यक्रम उतरते क्रमामध्ये देना है, जिसकी वजह से ये होगा कि अगर आपको फर्स्ट प्राधान्यक्रम के ऊपर सिलेक्शन मिल जाता है तो नीचे के प्राधान्यक्रम के लिए आपका विचार नहीं किया जाएगा. मतलब अगर आपने फर्स्ट टू 5th को पहले प्रायोरिटी दे दी तो आपका अपॉइंटमेंट फर्स्ट टू 5th पर हो जाएगा. और अगर आप नीचे पात्र भी रहते हो, आपको नीचे मौका भी मिलता है जो कि आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से एप्लीकेबल है, अवेलेबल है आपके लिए, तो भी आपको वो जगह नहीं मिलेगी क्योंकि आपका पहले प्राधान्यक्रम फर्स्ट टू 5th के लिए दिया गया है. तो इस तरह से इस चीज़ को क्लियर करने के लिए वीडियो भी दोस्तों पवित्र पोर्टल के ऊपर बहुत जल्दी दिया जाने वाला है. 15वां और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निवडीसाठी प्राधान्यक्रम कसे विचारात घेणार आहे. मतलब आपका जो निवड प्रक्रिया जो रहेगी प्राधान्यक्रम देने के बाद वो किस तरह से देखी जाएगी, जिसका आंसर दोस्तों बहुत इंपॉर्टंट क्वेश्चन है. उमेदवाराने दिलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार उमेदवाराची टेट परीक्षेतील गुण, ये चीज़ दोस्तों पहले दी गई है, टेट परीक्षेतील गुण. उसके बाद दोस्तों शैक्षणिक, व्यावसायिक अर्हता, प्रवर्ग या बाबीचा विचार करून टेट परीक्षेतील मेरिटनुसार उमेदवारांना दिलेल्या प्राधान्यक्रम, ज्या प्राधान्यक्रमावर जागा उपलब्ध असेल, जिस भी प्राधान्यक्रम के ऊपर दोस्तों जगह अवेलेबल रहेगी तो प्राधान्यक्रम निवडीसाठी विचारात घेतला जाईल. त्यापुढील प्राधान्यक्रम विचारात घेतला जाणार नाही. मतलब जिस क्रम के ऊपर आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाता है उसके बाद वाले क्रम को नहीं देखा जाएगा, उसी नंबर पर आपको सिलेक्शन कर दिया जाएगा. उसके नीचे वाले प्राधान्यक्रम को आपको चांस नहीं मिलेगा. उमेदवारास अशा प्रकारचे प्रश्न असल्यास edupavitra@gmail.com या ईमेल पाठवावेत. त्यातील उपयुक्त प्रश्नांचा FAQमध्ये समावेश करता येईल, ज्यामुळे इतर उम्मीदवारांना प्राधान्यक्रम भरताना मदद होईल. मतलब ये दोस्तों कि इसके अलावा अगर आप लोग के कोई और क्वेश्चंस है तो आप लोग edupavitra@gmail.com या ईमेल ID के ऊपर अपने क्वेश्चंस ईमेल कर सकते हो, जिसके जवाब दोस्तों FAQ के अंदर शामिल किए जा सकते हैं, जिसका फ़ायदा सभी पवित्र पोर्टल के ऊपर लॉगिन किए हुए दोस्तों को हो सकता है. तो ये थे दोस्तों पवित्र पोर्टल और उसके ऊपर आए हुए सवालात और उनके जवाबात. आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर्स कैसे लगे, इसके अलावा अगर और कोई आपका क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए पूछिए, उसका भी आंसर मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा. आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को इन सवालात के जवाब देखने के बाद क्या आप लोगों को महसूस हुआ, ये ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए. अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर के ज़रिए उनको भी मदद कीजिए. और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, जय हिंद.